चलिए गाइस, लगातार वन पीस के चैप्टर देखने को मिल रहे हैं। इससे मेरी बेकार जिंदगी भी रंगीन हो रही है। भाई साहब, इस बार का चैप्टर काफी कमाल का था। चैप्टर पढ़ते समय मेरे पेट में कुछ कुछ हो रहा था, रोंगटे खड़े हो रखे थे। शब्दों में नहीं बता पाऊंगा इस फीलिंग को, इसलिए आज तो शुरू कर ही देते हैं वन पीस चैप्टर नंबर 1138 हार्ले। कवर पेज में मिस्टीरियस हाइड आउट का बॉस दिखाया जाता है, जो पहले ही अंदाजा लग गया था यार किसका हो सकता है। इसके अलावा कुछ खास नहीं है। चैप्टर की शुरुआत होती है लोकी से, जिसकी हालत बहुत खराब है। बहुत मार खाई है भाई ने, लेकिन फिर लोकी पूछता है, भाई तू थोड़ा सा सांग जैसा क्यों दिख रहा है? सच में तू ये या मार खाने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया? इस पर सांग नंबर 2 तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन गुन को जवाब देती है, अपने काम से काम रख चूतिए, इससे तेरा कोई लेना देना नहीं। बात तो सही है तेरी। एक ग्रेट पायरेट और सेलेस्टियल ड्रैगन, ये दोनों ही ऑपोजिट चीजें हैं, इसलिए मैं बस थोड़ा सा क्यूरियस हूँ। लोकी बोलता है। इस पर अपने सांग्स नंबर 2 बोलता है, बात तो सही है तेरी, हर कोई कंफ्यूज हो ही जाएगा, लेकिन जिस पायरेट के बारे में तू बात कर रहा है वो छोटा भाई है अपना, वो भी जुड़वा। क्या करे यार, कुंभ के मेले में बिछड़ गया था वो, और एक बार वो होली लैंड में आया भी था, लेकिन क्या करे, उस गंदी जगह में पला बढ़ा है ना, तो उससे कुछ ज्यादा ही अटैच हो गया है। तो देखो गाइस, जिसको हम सांग्स नंबर 2 समझ रहे थे वो सांग्स नंबर 1 था। मतलब सैमरॉक चीचा बड़े हैं तो। और सांग्स होली लैंड में वापिस गया था कब, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या करने गए थे सांग्स भैया वहाँ पे? कहीं योंगो की पदवी परिवारवाद के चलते तो नहीं मिल गई ना? मैं बस जानना चाहता हूँ। चलो आगे बढ़ते। वापिस आया था? ओ, तभी मुझे तुम दोनों भाई चूतिए लगते हो। तुम्हारी पूरी फैमिली ही बेकार है। एक बार इन चेन से आजाद हो जाने दो, बाद में मैं तुम लोगों को बताता हूँ मैं कौन हूँ। एक एक लाश का हिसाब रखा जाएगा, लोकी बोलता है। इस पर सैमरॉक चीचा भड़क जाते हैं, ये धमकी जैसा लग रहा है बे। इस पर गुनको बोलती है, रहने दो कैप्टन, वो कोई बात नहीं गुनको, इस चूतिए के लिए मैं अपने हाथ गंदे थोड़ी करूंगा। मैं सही कह रहा हूँ ना सरबरास? ये उसके तलवार का नाम है। तलवार को डेविल फ्रूट खिला के रखा है साले ने। पैनल तो काफी खतरनाक है गाइस, लोकी का डरना तो बनता है। क्या चीज है बे ये? लोकी डरते हुए बोलता है, भाई मुझे एक बात बताओ, इस कुत्ते के पीछे बादल क्यों है? अपने लूफी को अपना डेविल फ्रूट अवेक कराने के लिए मरना पड़ा था, लेकिन ये बंदा तलवार को अवेक करा दिया। ये कुछ सही नहीं लग रहा। ये है मेरी तलवार, सैमरॉक बोलता है। इसको पूरी तरह से तलवार तो नहीं कह सकते सर जी, फिर भी आप कह रहे तो मान लेते हैं। इसके बाद उस 3 मुंह वाले कुत्ते के मुंह से भी 3 तलवारें निकलती है। ये अब सही नहीं लग रहा है बे, लगता है अब लोकी की सामत आ गई है। वो तो ठीक है, लेकिन अब ये दोनों निकल रहे हैं यहाँ से, लेकिन पीछे कुत्ता छोड़ दिया है। भाई साहब, सचमुच तलवार में से कुत्ता बाहर आ गया है। डेविल फ्रूट तो ऐसे काम नहीं करता था ना? पक्का कुछ और ही बात होगी। अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है कि कौन सा डेविल फ्रूट खिलाया है तलवार को। इसके बाद जाते जाते सैमरॉक लोकी से बोलता है, तू मुझे मारना चाहता था ना, आ जाना अगर इससे बच गया तो। इसके बाद वो कुत्ते लोकी पे धावा बोल देते हैं, तीनों तलवारें घुसेड़ देते हैं अंदर, और लोकी बस सैमरॉक को कोसता ही रह जाता है। लूफी भैया जल्दी चाबी ढूंढो, वरना बचाने के लिए लोकी बचेगा ही नहीं। इसके बाद सैमरॉक गुनको से बोलता है, देख एल्बाफ वाले तो ऐसे मारने वाले नहीं है, चलो इनके बच्चे उठा लेते हैं, इसलिए हमें एक और बंदे की जरूरत है। अच्छा ठीक है, लेकिन किसे बुलाना है? गुनको बोलती है। चलिए गाइस, एक और होली नाइट का बंदा आ रहा है एल्बाफ में, और लगता है वही इस आर्क का विलन होने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं कैसल की तरफ, जहां अपना लूफी वाला ग्रुप है, और यहाँ पर अपने सांग्स पर कीचड़ उछाला जा रहा है 2 गार्ड्स के द्वारा, जिनको बेहोश कर दिया था इन 2 बुरखाधारियों ने। भाई बात बात मेरी सांग्स ही था वो। चूतिए हो तुम, सांग्स ऐसा कर ही नहीं सकता है, लूफी चिल्लाकर बोलता है। भाई लोग, मैं सच कह रहा हूँ, सांग्स ही था वो, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, उसे पहचानने में मैं गलती कर ही नहीं सकता। भाई हिला हिला के तूने अपनी आंखें खराब करवा ली होगी, एक बार जाके चेकअप करवा ले। सांग्स हो ही नहीं सकता वो, शायद सांग जैसा दिखने वाला कोई और हो, लूफी बोलता है। इस पर जोरो बोलता है, वो तो अभी एल्बाफ से निकला है ना, वो यहाँ पे वापिस करने क्या आया था, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन लूफी अपनी बात पे अड़ा हुआ है, वो सांग्स नहीं हो सकता। अच्छा, उसके जैसा दिखता था, शायद उसका भाई हो सकता है, अपनी नामी बोलती है। इस पर लूफी बोलता है, हो सकता है, लेकिन अगर हुआ तो भी वो अच्छा आदमी ही होगा। नादान लूफी, तेरा यही अच्छा आदमी अभी बच्चे किडनैप करने का प्लान बना रहा है। लूफी बोलना जारी रखता है कि सांग्स ने कभी अपनी फैमिली के बारे में बताया तो नहीं? सांग्स पायरेट शिप पर बड़ा हुआ है, और रोजर रेले और उसका क्रू ही उसकी फैमिली थी। सच जान पाएंगे क्या अपने भाई लोग? वो अपने अभी साइड में रखते हैं। जब लूफी रोजर पायरेट के बारे में बात कर रहा था, हमें वो मिस्टीरियस टोपी वाला बंदा
कैसल की तरफ आता हुआ दिख रहा है। क्या ये रॉजर पायरेट में से एक है? मैं कोई गैस नहीं कर रहा भाई। हम जा रहे हैं अभी एडम ट्री की तरफ, जहाँ पे अपना फ्रैंकी है, जहाँ फ्रैंकी एडम ट्री को एडमायर कर रहा है। भाई साहब क्या बवाल चीज है बे, जहाँ देखो वहाँ एडम वुड है। एक साथ इतना सब देखना काफी रेयर है। इस पर अपनी रिप्ले बोलती है, हाँ वो भी फ्रैंकी के साथ है, मुझे पता नहीं था बाहर ये इतना महंगा है, चलो बेचना चालू करते हैं। इस पर फ्रैंकी बोलता है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, सोल ने हमें स्ट्रिक्टली मना किया है इसको काटने से। वैसे भी जायंट्स के नाक के नीचे से काट कर ले जाना काफी झंझट बड़ा होगा, इसलिए रहने देते। इसके बाद फ्रैंकी को कुछ पेंटिंग्स दिखती है, इसके बारे में रिप्ले बताती है कि ये सब बहुत पुरानी पेंटिंग्स है जिसे एंशिएंट लोगों के बच्चों ने बनाया है, इसलिए अब ये कल्चरल हेरिटेज साइट है। ये पेंटिंग्स कम से कम 800 से 900 साल के बीच का तो हो गई, इसका मतलब ये वर्ल्ड सेंचुरी से है। भाई खुद रिप्ले कंफर्म कर रही है, इसलिए अब शक करने जैसा कुछ रहा ही नहीं है। इस पर फ्रैंकी बोलता है, तब तो इसको रॉबिन को दिखाना ही पड़ेगा। वैसे ये ड्राइंग एल्बाफ के लिए थोड़ी सी अजीब नहीं है, इसमें सारे फिगर जायंट जैसे तो नहीं लग रहे हैं। इस पर रिप्ले बताती है कि जितना हम जान पाए ये तब का है जब दुनिया की सारी रेसेस एक दूसरे से लड़ा करती थी, लेकिन इस तरह का सहयोग तो कभी देखने को मिलता नहीं है, इसलिए मुझे लगता है ये खाली कुछ बच्चों के ड्रीम्स है। हमें अभी तक पेंटिंग तो नहीं दिखाई जाती। इसके बाद हम एल्बाफ की स्कूल की तरफ जाते हैं, जहां बच्चे मजे कर रहे हैं, लेकिन अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने जा रहे हैं आउल लाइब्रेरी में, जहां सोल रॉबिन को एक बुक दिखा रहा है जो बहुत पुरानी है, इतनी के धूल जम गई है उस पे। इसमें एल्बाफ के मिथ्स लिखे हुए हैं, जिसके कई अलग अलग मतलब निकलते हैं, इसलिए सभी वॉरियर्स के हिसाब से सन गॉड का वर्जन अलग अलग होता है। ये सुनकर रॉबिन पढ़ने की मांग करती है उस बुक को। अरे क्यों नहीं रॉबिन मैडम, आपके लिए तो जान हाजिर रही है, बुक क्या चीज है। सोल रॉबिन को बुक दिखाते हुए बताता है कि ये बुक 3 चैप्टर में बटी हुई है, जो 3 डिफरेंट वर्ल्ड को दर्शाता है, और तीसरा वर्ल्ड प्रेजेंट डे को रेफर करता है, जैसे ये कोई भविष्यवाणी हो। वैसे तो नीका सबके लिए अलग अलग है, लेकिन एक चीज उन सब में कॉमन है, नीका जब भी दिखता है तब एक बड़ी सी हंसी के साथ और इस बीट के साथ, जो है ड्रम्स ऑफ लिबरेशन। और सोल नीका का फेमस पोज भी करता है। इसके बाद रॉबिन आखिरकार पढ़ना चालू कर ही देती है, और दूसरी तरफ फ्रैंकी उस पेंटिंग को देख के हैरान हो चुका है, और फिर हमें भी वो पेंटिंग दिखाई जाती है, और रॉबिन का वो बुक पढ़ना भी चालू है तीनों वर्ल्ड के बारे में, जो तुम लोग खुद ही पढ़ लो, मैंने तो पढ़ लिया है, तुम लोग अपने हिसाब से पढ़ लो भाई। जितना मैं समझ पाया हूँ ये 3 वर्ल्ड 3 वॉर के बारे में है, इसमें से 2 पहले से ही हो चुकी है, तीसरी होने वाली है। पहली नीका ने लड़ी है, दूसरी जॉय बॉय ने, तीसरी अब लूफी लड़ने वाला है। चलो देखते हैं गाइस तीसरी वॉर से ओडा सर जी हमें कैसे सेटिस्फाई करते हैं। एक डीप माइथोलॉजी अनवील्ड के साथ चैप्टर का अंत होता है। और देखो गाइस बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स आ रहे हैं आजकल, मजा आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।